बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्री मेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, नए मेहमान और हमारे पास एक नया टॉपिक है। टॉपिक ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, मगर जो जैसे जैसे वक्त आगे जाता है तो न्यू चीज़ें सामने आती हैं, न्यू चैलेंजेस सामने आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है सादुल्ला को, जो कि इस वक्त चाइना में है। अ, और आज हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे चाइना, डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या चाहिए, वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट और लगेज पैकिंग। तो विदाउट फर्दर डिले मैं माइक पास कर रहा हूँ अब्दुल्ला को, सादुल्ला अहमद को। और पहले वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है उस पे गुफ्तगू करेंगे। ओके, ओवर टू यू अब्दुल्ला। जी, थैंक यू आमिर भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मेरा नाम यहाँ मेंशन भी है सादुल्ला अरसलान अहमद एंड लाइक आई एम मास्टर स्टूडेंट एट ख्वाजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन चाइना और ये मेरा लास्ट ईयर है अभी। और जहाँ तक बात है चाइना की तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे अमर भाई ने ऑफ कोर्स ये पूरा टाइटल है चाइना के बारे में। तो इसमें अब जो टाइम है इधर चाइना के हवाले से जो स्टूडेंट्स को कंसर्न्स हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या हमें ज़रूरी है, लाइक जो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो गए हैं 2025 के लिए इनटेक के लिए और सितंबर में उन्होंने आना है, तकरीबन सब ने जिनका एडमिशन हो गया है। तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्टार्ट से लेते हैं तो जब उनका एडमिशन अप्रूव होता है तो उसके बाद से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट वी शुड डू, नेक्स्ट प्रोसेस, वीज़ा कैसे लगवाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है। एंड देन उसके अलावा डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फेस करना पड़ते हैं, वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। और ये भी कि चाइना जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना प्रोग्रेस कर रहा है और रिसेंटली जो एक इनकी रैंकिंग्स हैं रिसर्च के हवाले से और चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने किस तरह दुनिया को जो है हैरान किया है रिसर्च के एरिया में। और अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है एक लिस्ट में, अगर टॉप 10 या 20 वो लिस्ट भी हम शेयर करेंगे, उसमें चाइना कितना आगे जा रहा है रिसर्च में, वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ओके सादुल्ला, सादुल्ला सादुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि चाइना क्या है, चाइना क्या बला है, जिसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं। आपके पास कोई लिस्ट थी, मुझे आपने बताया, तो वो लिस्ट हमें शेयर करके बताएं कि चाइना की असल पावर क्या है, उसका असल फेस क्या है जो दुनिया के सामने आना चाहिए। फिर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि वो लिस्ट जो है हमारे पास मौजूद है। एंड इसमें अगर हम बात करें, मैं लिस्ट शेयर करता हूँ। Select a tab, I would go entire screen and okay, ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। okay. Is it now sharing? Yeah. यस। ओके। So you can see, right? ओके, परफेक्ट, गुड लक। ऑलराइट। सो यहाँ अगर हम देखें तो ये नेचर इंडेक्स 2024 रिसर्च लीडर्स के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना ने पूरी दुनिया को जो हैरान किया हुआ है रिसर्च में या रिसर्च लाइन पे, तो उसमें यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है चाइनीज इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट्स द टॉप स्पॉट्स। अब यहाँ उन्होंने रैंकिंग दी हुई है। अगर हम ये देख लेते हैं तो इंस्टीट्यूशंस आर रैंक्ड बाय आर्टिकल्स शेयर्ड इन 2023, और ये वो आर्टिकल हैं जो सिर्फ 2023 में उसकी बेस पे जो है ना ये आगे इन्होंने लिस्ट बनाई है। और ईच इंस्टीट्यूशंस आर आर्टिकल काउंट इन 2023 एंड परसेंटेज चेंज इन एडजस्टेड शेयर फ्रॉम 2022 टू 23। तो ये वो तमाम इनकी जो साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से इंस्टीट्यूशंस उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे टॉप रैंक जो है पूरी अगर दुनिया की बात करें तो उसमें चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि चाइना की है। और ये इधर इन्होंने जो है ना इन्होंने इनका शेयर बताया हुआ है 2023 का। और काउंट जो है चेंज इन एडजस्टेड, तो 6.3% जो है इनका शेयर है थ्रू आउट द रिसर्च।
सिर्फ एक अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, जबकि अगर ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट भी सेकंड नंबर पे है, और उनकी अगर आप रैंकिंग देखें उनका शेयर माइनस में है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो चाइना की रिसर्च है और जो यूएस की रिसर्च है उनमें कितना डिफरेंस है। सिमिलरली जर्मन आ जाती है नेक्स्ट, वो भी थर्ड नंबर पे है। उनका भी अगर यहाँ से देखें जो शेयर है वो -8% है, 8.9 ऑलमोस्ट 9%। जबकि इवन फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटीज, इवन सिक्स्थ यूनिवर्सिटी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज अगेन, एंड इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी, और इनकी जो शेयर है वो है सबके पॉजिटिव में, और वो 6.3, 5.2, 6.7 एंड 8.8% शेयर है। और इसी तरह लास्ट में भी देख लें, 8, 9 एंड 10 नानचिंग यूनिवर्सिटी है, चचियांग है और तशिंगुआ है। तो ये भी जो है इनकी अगर आप शेयरिंग देखें 23% है, 11.2% एंड इसी तरह 6%। तो ये एक रिसर्च है, और इसको देख के वाकई ही लगता है कि इनका जो शेयर है ओवरऑल रिसर्च में और पूरी दुनिया में वो इतना है। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं कि जो इवन हमारी यूनिवर्सिटी में दो इस लिस्ट में नहीं है, ये टॉप 10 है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लगता है कि अगर मैं बात करूँ अपने कॉलेज का, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे, एवरी सेकंड थर्ड वीक हमारे कॉलेज से ही कोई एक दो दो तीन पेपर्स निकल रहे हैं और वो रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च की बात जहाँ तक है तो वो वाकई ही इतना चाइना जो है एक्सेल कर रहा है, जबकि उसने यूएसए को भी बहुत पीछे छोड़ा हुआ है। हाँ, तो साथ जैसे आपने ये जो लिस्ट शेयर की है, मैं भी देख रहा हूँ कि जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का शेयर देखें जी कितना ज्यादा है और परसेंटेज 6.30 है। तो जी अमेरिका की -3.10। तो फिर भी हमारे लोगों का जो पाकिस्तान में एक वो टुवार्ड्स चाइना एक बिहेवियर है, वो यही कहते हैं कि वहाँ की एजुकेशन जो है वो ऐसी है, 2 नंबर है जैसे उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये बिहेवियर इस लिस्ट के बाद आपको लगता है कि चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स अमर भाई, इधर एक हमारा जो है ना एक जनरल कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानीज की बात करें तो वो हम लोग क्या करते हैं कि हम वही आप वाली बात के जिस तरह चाइना के प्रोडक्ट्स हैं और उसी की तरह हम चाइना को रिसर्च एरिया में भी रखते हैं, और हम कहते हैं कि यार चाइना तो जाना ही नहीं है, ये तो बहुत ही फजूल और फारिग किस्म का कंट्री है, हर बंदा वहाँ जा रहा है। लेकिन जब आप ये उनके फैक्ट्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा जो कांसेप्ट है, जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होना बनता भी है कि किस तरह आपको चाइना जो है ग्रो करवा सकता है। हम्म, और अब पहले लोग एक गिला करते थे चाइना पीआर नहीं देता, अब वो 10 इयर्स का कार्ड भी आई थिंक देना शुरू हो गए हैं। जो पीएचडी उधर एग्ज़ैक्टली। से करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, उनको 10 इयर्स का कार्ड भी देते हैं वो। ऐसा ही है? एग्जैक्टली exactly. इन्होंने ग्रीन कार्ड भी अपना स्टार्ट किया है जो ये देते हैं। एंड अगर आपकी यहाँ पोस्ट डॉक या डॉक्टरेट यहाँ से हो जाती है और आप पोस्ट डॉक में एडमिशन ले लेते हैं, एंड देन आपका ओवरऑल अराउंड 5 to 10 ईयर्स का कोई स्पैन है, उसके दौरान ही एक स्पेसिफिक ईयर का फिगर है, उसमें आपको ये जो है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड पे, और वो आपको देते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन है। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ये लिस्ट शेयर की। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि चाइना की आपने जी सारी चीज़ें बताई, थैंक यू उसके लिए। और उम्मीद है कि इस लिस्ट के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका जो डिसीजन मेकिंग में। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं चाइना में अप्लाई करने के लिए हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट में टॉप पे रखना चाहिए या डाउन? क्योंकि जब मैंने लिस्ट बनाई थी, तो मैंने पहले हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं किया था। मुझे लगता था कि वहाँ पे एडमिशन मुश्किल होगा। तो बच्चे कैसे लिस्ट बनाएँ? हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ को मिड में रखें, टॉप पे या एंड पे? थोड़ा-सा गाइड करें। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है ये, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जब भी वो अप्लाई करने जाते हैं ना, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, यार मुझे ना हमें ये बताएं कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें मैं अप्लाई करूं। लाइक सही। मुझे 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 कुछ सोचना पड़ता है थोड़ी देर कि यार
आर यू रियली सीरियस कि चाइना में अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है? लाइक आप चाइना में आ जाएँ, आपको वाक़ई ही अच्छी लगेगी वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप आएँगे। तो जहाँ तक रैंकिंग्स की बात है, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, और उसमें जब आपकी डिग्री होती है तो वो भी मैटर करती है। तो उसमें ये है कि इट डिपेंड्स ऑन फील्ड, कि अगर आपकी फील्ड की जो मेजर, आप उस पे ऑफ कोर्स जब आप अप्लाई करने जाएँगे तो आपको उस पे सर्च आउट करना है थोड़ा-सा, आपको अपनी रिसर्च भी करनी है। एंड देन जब आपको पता चलता है कि वाक़ई वो यूनिवर्सिटी आपको इनटेक कर सकती है, उसके चांसेस कितने हैं, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप उसमें जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट बस उसी को प्रायोरिटी पे रखते हैं एंड देन बाकियों में अप्लाई ही नहीं करते। और इसी तरह स्कॉलरशिप्स को देखते हैं, तो स्कॉलरशिप की बेस पे वो देखते हैं कि स्कॉलरशिप उसमें सही नहीं मिल रही या सिर्फ एक में मिल रही है, वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो वो बस उसी में अप्लाई करते हैं। बाकी स्कॉलरशिप्स का नहीं पता होता, जो रीजनल हैं या इवन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, उनका उन्हें आइडिया नहीं होता। तो ये भी मैटर करता है। बट ऑफ कोर्स आई विल अगेन सजेस्ट के ये ना देखें अच्छी है रैंकिंग क्या है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही है कि आपने अगर रिसर्च करनी है, आपने रिसर्च में एक्सेल करना है, तो आप अप्लाई करें अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक यूनिवर्सिटी है, उसमें आप अप्लाई करें। चांसेस जितने ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, उतने चांसेस भी आपके बनते जाएंगे एडमिशन के। बिल्कुल। तो ये ना देखें कि आपका हाई रैंक यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि नहीं। चाइना की मैंने जितनी भी अपने दोस्तों से मिलने जाता था, यूनिवर्सिटीज़ देख के दिल खुश हो जाता था। यकीन करें, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ वैसी नहीं है जो मैं चाइना में यूनिवर्सिटीज़ देखता होता था। तो चाइना को अंडर हाँ जी। एस्टिमेट ना करें। चाइना दुनिया की सुपर पावर है। वो अलग बात है, हमें उनकी ज़ुबान जी। समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनका जो मीडिया है वो हमें समझ नहीं आता। चूँकि इंग्लिश हमें समझ आती है, हम ज़्यादा हमारा जो रुझान है वो यूरोप और यूएसए की तरफ, यूके की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। अगर इनकी भी ज़ुबान डिफरेंट होती तो हम कभी इधर ना आते, यकीन करें। किसी और मुल्क को देख रहे होते। तो अब डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली। चाहिए चाइना के लिए? एक्सेप्टेंस लेटर लाज़मी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसके बारे में। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, पर एप्लीकेशन प्रोसेस तो कोर्स उसमें भी नहीं है, तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सेप्शनल केस हो सकता है जिसमें उन्होंने लिखा, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी पे होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है। बट एट द एंड आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, आप उस पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी, तो भी आपके चांसेस वही 50-50% हैं आफ्टर अप्लाई करने के, जितने आपके एक्सेप्टेंस लेने के बाद अप्लाई करने के हैं। तो ये मैंडेटरी ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो तो अच्छा है, कुछ चांसेस बन सकते हैं, बट अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा? जी, इनकी अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, तो लिस्ट एक मैं यूट्यूब चैनल पे मैं काफ़ी वीडियो बाकायदा काफ़ी अब तो 2-3 दफ़ा रिपीट भी हो गई हैं वो वीडियोज़। तो उसमें मैं काउंटडाउन करवा देता हूँ, और अगर जो लोग सुन रहे हैं हमें तो वो लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर एक्सेप्टेंस है, वो तो एक ऑप्शनल केस है ना। मेनली आपके पास अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी, ठीक है? जो कि मैंडेटरी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अप्लाई हो जाता है अगर उनकी डिग्री ना हो। वो वहाँ से अपना जो एक लेटर होता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ मैंडेटरी है कि आप डिग्री होगी आपके पास, तो ही आपका आगे प्रोसेस होगा। चाइना की स्पेशली ये कह सकते हैं कि मैंडेटरी है इसमें। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रिक्वायर्ड है।
वहाँ वो अपलोड करना लाज़मी होते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, उसमें एक आपके पास एटलीस्ट एसोसिएट प्रोफ़ेसर का हो और एक प्रोफ़ेसर का हो, आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वहाँ से। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको 2 मेजर जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास एक फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, वो चाहिए, अप्लाई करते वक़्त वो ज़रूरी चाहिए होता है, मैंडेटरी है। एंड इसी तरह आपके पास जो एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट है, वो भी आपको चाहिए होगा, वो मैंडेटरी है, अपलोड करना ज़रूरी है। एंड इसी तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास अगर तो ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए भी होती है और कुछ में नहीं भी चाहिए होती, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर कॉलेजेस, देयर यूनिवर्सिटीज़ एंड कि वो प्रपोज़ल स्टडी प्लान, ये डिपेंड करता है। फॉर मास्टर्स स्टडी प्लान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर के लिए भी वो आपसे रिसर्च प्रपोज़ल माँगते हैं। तो कुछ में होता है कि आप स्टडी प्लान पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हुए अपलोड करते हैं, बट जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है तो इंटरव्यू के बाद वो आपसे अलग से रिसर्च प्रपोजल मांग लेते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स आपके पास रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए, ताकि आप उनको जो है कन्विंस कर सकें अपनी रिसर्च में एडमिशन के लिए। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। सीवी अगर बात करें तो सीवी एज सच कुछ में ऑप्शन होता है पोर्टल्स पे अपलोड करने का, लेकिन कुछ में नहीं भी चाहिए होती। तो वो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। अफकोर्स जब आप ईमेल्स करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसमें आप अपनी सीवी लाजमी अटैच करनी चाहिए उसमें। तो ये जनरल सी लिस्ट है। एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो सकता है, डिपेंड करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि आजकल एआई का बहुत दौर है, तो क्या बच्चे चैट जीपीटी से स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं, तो उसको खुद कैसे वो इम्प्रूव करें, अपनी एफर्ट्स उसमें डालें ताकि वो एआई बेस्ड ना लगे? जी, ये होता है और आजकल तो एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है थ्रू आउट किसी भी रिसर्च में या एकेडमिक्स में, लेकिन उसका एक तरीका है। ये नहीं हो सकता कि हम जस्ट चैट जीपीटी को कमांड दें और वो हमें पूरा स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल बना कर दे दे एंड हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ करें। तो वो डिपेंड करता है कि हम जिस हमारी जो फील्ड है, जो हमने बैक अपनी जो डिग्री है प्रीवियस, उसमें हमने जो भी काम किया हुआ है, या आपको लगता है, आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा कि मास्टर में हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कोई एक टॉपिक या कोई एक डायरेक्शन आप ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उस डायरेक्शन को आपने अलाइन करना है विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोफेसर या उस कॉलेज का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स डिग्री प्रोग्राम है उसमें, तो उसको अलाइन करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपने तरीके से, अपने वर्ड्स भी यूज़ करें उसमें, और उसको एडजस्ट करके देन आप उसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही जस्ट एआई बेस्ड करेंगे तो वो असल में एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे ही अगर हम एआई से ही सब कुछ लिखवा लेते हैं, तो वो जब आपके सामने ही डॉक्यूमेंट आता है ना, तो वो पता चल जाता है कि ये एआई से ही लिखा हुआ है, क्योंकि वर्डिंग ऐसी यूज़ हुई होती है। लेकिन जब आप खुद से वर्डिंग यूज़ करते हैं, तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है और पता भी चलता है कि स्टूडेंट ने खुद काम किया हुआ है इस पे। बिल्कुल, तो एक कॉलर हैं शायद हमारे साथ अब्दुल्ला, उनको ले लेते हैं ताकि उनका क्वेश्चन ले लें फिर। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर आप खुद को अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मास्टर डिग्री एडमिशन कब स्टार्ट होती है चाइना में, और जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसके लिए ईमेल कैसे फाइंड करें? प्रोफेसर ईमेल करें तो किस टाइम पर करें? 24 कलाक में हम किसी टाइम पर कर सकते हैं या स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए? ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं सादुल्लाह से कहूँगा कि वो इसका आंसर करें। शुक्रिया अब्दुल्ला। जी साद। जी,
तो इनका पहला सवाल है कि किस टाइम अप्लाई कर एडमिशन सकते हैं, एडमिशन एडमिशन कब हाँ होते हैं, और जो एक्सेप्टेंस का टाइम क्या है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो एडमिशन जो है जनरली अगर चाइना की बात करें, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो एडमिशन है इधर, वो सितंबर इनटेक के लिए ओपन होते हैं हर साल। ये ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह आपका जो ओपन होगा सितंबर से एडमिशन, वो आप नेक्स्ट सितंबर की इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे, यानी 1 ईयर का ये स्पैन होता है। उसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अगर सितंबर से, और वो वेरी करती हैं डेडलाइंस हर यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद आप वो अप्लाई करते जाते हैं, और ये एडमिशन क्लोज होने की डेट्स जो हैं, ये मिक्स है यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल जो टाइम है, डेट्स हैं, वो इसका मार्च है। मार्च के बाद आपको कोई अ, कुछ कम ही यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली के मार्च तक ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम है जिसमें वो एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाते हैं। और जहाँ तक एक्सेप्टेंस लेटर की बात है, तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो ईमेल करना है वो आपने अभी जैसे सितंबर में ओपन होनी है एडमिशन्स, तो एडमिशन होने से पहले आप उसमें ईमेल करना स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी जो जिन स्टूडेंट्स का इनटेक इस सितंबर में है, उनके लिए प्रोफेसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, और अब नेक्स्ट सितंबर के लिए उन्हें जो चाहिए होगा स्टूडेंट, उसके लिए वो ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो अब्दुल्ला आप उम्मीद है यानी ये जुलाई चल रहा है, जुलाई हमारी। तो सादुल्ला आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ, अब ठीक है। तो क्या कह रहे थे आप? जी, तो मैंने कहा कि सितंबर से पहले कि अगर आप अभी से ईमेल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि जो नेक्स्ट सितंबर की इनटेक होगी वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब ये बताएं ईमेल में क्या लिखना है? कैसे उसकी ओपनिंग कैसे हो? मेन बॉडी और एंड पे कंक्लूजन क्या करना है आपने? कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? जी, तो उसमें इमेज आपने अपना बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखना, शॉर्ट सा रखते हैं। उसमें आपका 3 से 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, और हर पैराग्राफ 4 से 5 लाइन से ज़्यादा ना हो। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आपका नाम क्या है, आप किस कंट्री से हैं, एंड नेक्स्ट आपने बताना है कि आपने कौन-सी डिग्री की हुई है, आपका बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा सेकंड, उसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है कि उस डिग्री से रिलेटेड आपकी क्या-क्या एक्सपर्टीज़ हैं। यानी आपकी कोई इंटर्नशिप्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आपने कोई उसमें पेपर या आर्टिकल कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आप इसमें आप जिस सब्जेक्ट में या जिस प्रोफेसर के पास अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपके बैकग्राउंड के साथ कैसे अलाइन करता है। यानी आप बताएंगे फॉर एग्जांपल फूड है, फूड न्यूट्रिशन है, तो अगर आपने पीछे फूड प्रोसेसिंग भी की हुई है, तो आपने उसको अलाइन करना है और बताना है कि वो किस तरह मैच करता है दोनों, आपका बैकग्राउंड और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो। और लास्ट में आपने बताना है आप वाकई ही क्यों एंथुसियास्टिक हैं उसके लिए, कितने आपको लगाव है, कितनी चाहत है आप में कि आप उसको चाहते हैं कि प्रोफेसर आपको ही ले और बाकी स्टूडेंट्स को ना ले। तो आपने कन्विंस करना है कि चाइना अच्छा है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, और वो प्रोग्राम अच्छा है, वो उसमें आप कितना एक्सेल करना चाहते हैं और आप कैसे करेंगे, वो आपने बताना है। और उसमें आपने बिल्कुल। अटैच करना है अपनी सीवी, और अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं या कवर लेटर, तो वो बेहतर हो जाएगा। उसमें मज़ीद डिटेल्स अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये हरगिज़ नहीं लिखना कि पाकिस्तान की दोस्ती समुंदर से गहरी, कोह हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। इन चीज़ों का साइंस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये पॉलिटिकली
स्टेटमेंट्स होती हैं। साइंस बिल्कुल डिफरेंट है और साइंस बहुत सिंपल है। मेरा प्रोफेसर यही कहता है, साइंस इज़ वेरी सिंपल। तो मैं आपको ईमेल की बात बताऊँ, एक अफ्रीका के ठीक बच्चे है। ने मेरे प्रोफेसर को ईमेल लिखी और उसने मुझे दिखाई। उसके जो वर्डिंग थी, एग्जैक्ट वर्डिंग तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसने क्या लिखा था। उसने उसने कहा कि मेरा नाम ये है, मैंने मास्टर्स ऐसे किया हुआ है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, ठीक है। और उसने एंड पे ये लिखा था कि आई हैव अटैच्ड नथिंग, जस्ट दिस ईमेल एंड माई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर इवन अ शॉर्ट रिप्लाई और एडवाइस इफ पॉसिबल। तो प्रोफेसर कहता है, जब उसने एंड में ये लिखा ना, तो मैंने वाकई उसको रिप्लाई किया ना कि आई हैव अटैच्ड नथिंग, ओनली दिस ईमेल। और एंड पे उसने लिखा कि इवन अ शॉर्ट रिप्लाई एंड एडवाइस। तो इस तरह की भी चीज़ें कभी कभी आपकी लाइफ में कामयाब हो जाती हैं। इस तरह की भी ईमेल्स लिखा करें, कभी कभी डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी, जो आपकी ओरिजिनल फीलिंग्स हों, जो अंदर से आवाज़ आ रही हो। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो इसलिए नहीं कबूल होती, हमने कभी अंदर की आवाज़ ही नहीं जो है वो अल्लाह ताला तक पहुंचाई। ओके, तो अब ये बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन हो गए, अब अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन के लिए जी यूनिवर्सिटीज़ में, जी वेल, तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस होता है। मोस्टली मैंने जहाँ तक देखा है, अगर मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, उसमें इटली आ गई, जर्मनी आ गई, तो उनके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं और उसमें इतना टाइम लगता है कि आपका दिमाग घूम जाता है। कितने उनके पोर्टल्स हैं और कितने किस टाइम क्या अपलोड करना है, किस तरह इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। एज़ कम्पेयर टू दोज़ कंट्रीज़, चाइना का मैं समझता हूँ कि सबसे आसान प्रोसेस होता है और इनके पोर्टल्स 1 से मैक्सिमम 2 होंगे, जिसमें एक स्कॉलरशिप का हो सकता है और एक उनका यूनिवर्सिटी का। और इनके बहुत सिंपल से पोर्टल्स होते हैं। हाँ, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का डिपेंड करता है कि उनके जो पोर्टल फाइंड करना वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ में, लेकिन ज़्यादातर की वेबसाइट जो हैं वो अब अपडेट होती रहती हैं, तो वो ईज़ी से ईज़ी बनाते रहते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें सिंपल ही है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी ख़ास यूनिवर्सिटी में, तो उसकी वेबसाइट पे जाएँगे, उसमें सबसे पहले उनकी ऑफ़ कोर्स रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स आपसे माँग रहे हैं, एंड देन आपने उसका सिंपली एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल होता है, उसमें अपनी सारी डिटेल्स आप रजिस्टर करते हैं, सबमिट करते हैं, एंड देन आपको अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी और आपके पास एक्सेप्टेंस भी है, तो ऑफ कोर्स वो आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्ड नहीं भी करती और ऐसे केसेस भी हैं। बट येस, अगर आप अप्लाई करते रहते हैं और अगेन जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो उतने ज़्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत इजी प्रोसेस है। और इनके बस कुछ ऐसे होते हैं। जब हमने अप्लाई किया था, तब चाइना क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स को बुला रहा था, तो कुछ पोर्टल चाइनीज़ में थे, तब हम उसको ट्रांसलेट करते होते थे। मगर अब इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग वेबसाइट्स बना दी हैं। उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने बिल्कुल चाइनीज़ से सेपरेट कर दिया। ऐसा ही है, साद ऐसा ही है। एग्जैक्टली, सीखने स्पेशल उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पोर्टल क्रिएट कर दिए हुए हैं स्पेसिफिक उनको, जो है ना। इवन अगर उनका जो मेन पोर्टल है उसमें वो बाकायदा स्टूडेंट्स का एक आपको वो टैब नज़र आ रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वहीं आपको मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आते हैं कि आपने अप्लाई कर लिया, अब उधर से एक ईमेल आती है कि आप नॉमिनेट हो चुके हैं, आपके हम डॉक्यूमेंट्स सीएससी में भेज रहे हैं या यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लग गया है। तो उसके बाद का प्रोसेस होता है वीज़ा प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़ा प्रोसेसिंग में जी। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करने चाहिए पाकिस्तान से, और जो चाइना से 2-3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका भी बता दें, और कैसे उसकी पूरी फाइल बना के वो एम्बेसी में जाएँ या
जो इनका वीज़ा ऑफिस होता है लाहौर में या इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि जब ईमेल आती है कन्फर्मेशन एडमिशन की कि आपको एडमिट कर लिया गया है, तो उससे पहले अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप लगना होती है, तो सीएससी पोर्टल पे आपको सीएससी पोर्टल से पहले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक ईमेल आता है कि आपको रिकमेंड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से सीएससी के लिए, एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, कुछ टाइम लगता है। उसके बाद आपका जो सीएससी पोर्टल है वो उस पे एक जो कह सकते हैं स्टेटस है वो चेंज होता है, और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्पैचिंग अथॉरिटी को सेंड करने का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है, विच मीन्स 99.9% जो है आपकी जो सीएससी है वो लग जाती है। बट इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं तो उनके लिए वो यूनिवर्सिटी खुद से ईमेल करती है और वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ही सारा शो होता है। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको रजिस्ट्रेशन डेट्स कब की दी हुई हैं, और इसके अलावा आपको जो स्कॉलरशिप लगी है वो फुली फंडेड है या पार्शियली फंडेड है। इधर अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें आपको चलें डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको भेजती है कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें वीज़ा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए होता है, और उसके साथ एक J1 या JW1 JW2 डॉक्यूमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। JW1 डॉक्यूमेंट और JW2 तो वो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं जो कि यूनिवर्सिटी आपको भेजती है। इसमें एक चेंजेस उन्होंने कर दिया, ज़्यादातर पहले तो ये होता था कि हार्ड फॉर्म में वो थ्रू कॉरियर के थ्रू भेज देते थे इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके कंट्रीज़ में। लेकिन अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ही जो ई डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल वो दे देती हैं। वो कहते हैं बस इन्हीं की बेस पे आप जो है वो अप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है अप्लाई। एंड यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक पूरी लिस्ट है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने अप्लाई करते हुए यूज़ किए थे, जिसमें आपकी सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, उसके बाद आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर्स, उसके अलावा आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने तो वो यहाँ मसला एक आता है कि बैंक स्टेटमेंट का कि वो क्या ज़रूरी है, उसमें कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। तो वो अगर बताता चलूँ, फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो होती है उसमें बैंक स्टेटमेंट में किसी भी अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है, स्पेसिफिक अमाउंट नहीं चाहिए आपको। वो जस्ट आपकी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपका अगर बैंक है तो उससे आप लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट निकलवा लें, चाहे उसमें कितने भी पैसे हों कोई मैटर नहीं करता, वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए होती है। इसी तरह अगर आपकी फुली फंडेड नहीं है स्कॉलरशिप तो उन्होंने वहाँ आपको मेंशन किया होगा आपके ईमेल में, आपके पोर्टल पे कि आपको इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए है। वो वेरी करता है हर यूनिवर्सिटी का। तो ये मसला हल हो जाता है यहाँ। बैंक स्टेट में एक और क्वेश्चन आता है कि बैंक स्टेटमेंट अपनी हो या अगर अपनी नहीं है, किसी पेरेंट्स की है या सिबलिंग्स की है, तो उसमें वो भी यूज़ हो सकती है, बिल्कुल वो भी यूज़ हो सकती है। उसके लिए एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको साथ में अटैच करना है बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा प्रोसेस। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वीज़ा प्रोसेस पे जाने से पहले यहाँ एक बहुत जो अपडेटेड न्यूज़ है फॉर 2025 स्टूडेंट्स, एम्बेसी की तरफ से, चाइनीज़ एम्बेसी जो चाइना की है पाकिस्तान में, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस दफ़ा। और जो हम मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाते थे, उन्होंने उसको जो है ख़त्म कर दिया है मैंने सुना है, और वो तकरीबन 21 जुलाई 2025 से वो स्टार्ट होगा, इम्प्लीमेंट होगा वो रूल। और वो अगर मैं आपको दिखा भी सकूँ, इधर उन्होंने शो किया भी हुआ है, तो हाँ, वो दिखा दें। वो डॉक्यूमेंट अब अपोस्टाइल
उसी से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। जी, यहाँ अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यस, वेयर इज दैट, यस। तो यहाँ अगर आप देखें तो इधर इन्होंने कुछ बताया हुआ है अबाउट देयर नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्सुलर लीगलाइजेशन सर्विसेज का, कि 7 सितंबर 2023 से ऑनवर्ड और द कन्वेंशन। इसमें जो मेन बात ये है कि यहाँ अगर आप देखें, इधर से अगर स्टार्ट करते हैं ये चीज़, तो पाकिस्तान विल डिसकंटिन्यू द कॉन्सुलर लीगलाइजेशन फ्रॉम 21 जुलाई 2025, विच मीन्स इसमें आप अगर देखें तो फॉर डॉक्यूमेंट्स इशूड इन पाकिस्तान एंड इंटेंडेड फॉर यूज इन चाइनीज मेनलैंड, प्लीज कंसल्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर फॉर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स कैंप ऑफिसेज इन प्रोविंशियल कैपिटल्स फॉर रिगार्डिंग अपोस्टाइल एप्लीकेशन फॉर। तो इसमें ये चीज़ आई है कि अब आपको लीगलाइजेशन यानी अटेस्टेशन की बजाय अपोस्टाइल करवाना पड़ेंगे। और फर्दर उन्होंने यहाँ लिंक भी दिया हुआ है कि ये उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं कि अगर फर्दर इनकी जो डिटेल्स हैं वो आप इस पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक चेंजेस किया उन्होंने। तो अगर वो लोग जो वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक मोफा से अटेस्टेशन नहीं करवाई, तो 21 जुलाई के बाद अगर वो जाएंगे तो विच मीन्स उनको अटेस्टेशन नहीं होगी वहाँ से, बट वो जो है उन्हें अपोस्टाइल करवाना पड़ेंगे। और उसके लिए आई गेस अटेस्टेशन जो है वो बहुत सस्ती थी इकनॉमिकली, और उसका एक्सपेंस बहुत कम थे। लेकिन अपोस्टाइल के लिए मुझे जहाँ तक मैंने आइडिया है कि 3000 पर डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन इसी तरह अगर वो है अटेस्टेशन, उसके लिए तो जस्ट वो टिकट्स बाय करना होती थी। अब मैं भूल गया हूँ कितने की थी, 10 की थी या 15 रुपए की। तो वो बहुत ईजी था प्रोसेस। तो ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है रूल अपना। तो ये माइंड में रखें जितने भी लोग अब अप्लाई करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीगलाइजेशन करवानी है, तो ये चीज़ें इनके पोर्टल्स पे दी हुई हैं। तो ये आप ज़रूर ये सारी चीज़ें देख के जाएं और उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। ये ना हो आप ले जाएं डॉक्यूमेंट्स और देन आप वहाँ जाके आपको मसला हो और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। ये इस पे क्लिक करें लिंक पे, ये जो है अपोस्टाइल का। हाँ, इस पे आगे क्या निकलता है। तो ये नई चीज़ जो चाइना ने इम्प्लीमेंट की है, सारे स्टूडेंट्स इसको लाजमी हाँ पढ़ें ये क्या है। अब चाइना भी यार सख्त करता जा रहा है रिक्वायरमेंट्स। जी, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, तो इधर इन्होंने देखें डिफरेंट डिटेल्स बताई हुई हैं, like the Ministry of Foreign Affairs is camp offices in professional and missions abroad continue to provide efficient। तो यहाँ इन्होंने अपोस्टाइल्स जो है वो सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। उनकी सर्विसेज के बारे में अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो launch of a style legalization process for Ministry of Foreign Affairs and its liaison offices at Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta and Gujarat are processing apostille legalization via walk-in applicants only for legal documents। तो यहाँ उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे एंड देन उस अपॉइंटमेंट वाले डेट पे आप वहाँ जाके या कॉरियर कंपनीज के थ्रू भी आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टाइल करवा सकते हैं। 5 कॉरियर कंपनीज हैव बीन हायर्ड, और उसमें उन्होंने ये जेरीज इंटरनेशनल है, लेपर्ड्स है, एक्सीलेंट कॉरियर है, MNP है, TCS है। ये वो तमाम कॉरियर कंपनीज हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं। और फीस स्ट्रक्चर इधर इन्होंने बताया हुआ है कि फीस स्ट्रक्चर फॉर अपोस्टाइल
certification has also been revised with effect from 8 July 2024 और न्यू फीस जो है पर्सनल एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए 3000 पर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। और इसी तरह लीगल डॉक्यूमेंट अगर है तो वो आपको 4500 पर डॉक्यूमेंट है। इसी तरह कमर्शियल डॉक्यूमेंट होगा अगर कोई आपके पास तो वो उसकी 12,000, लेकिन इनका हमारे यूज़ में नहीं है क्योंकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ज़्यादातर पर्सनल एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो 3000 पर डॉक्यूमेंट आपकी फ़ीस होगी। और इधर इन्होंने डिफरेंट जो है वो कैंपस टाइमिंग्स वगैरह बताई हुई हैं। ठीक है, तो बस अपनी अपॉइंटमेंट लें और जाएं उधर और अपने डॉक्यूमेंट्स जो या है अपोस्टाइल करवा लें। तो कमेंट्स हम एंड पे लेंगे, अगर किसी ने कॉल पे बात करनी है वो भी एंड पे कर सकता है। अच्छा, अब क्विकली डिस्कस कर सकते हैं हम, टाइम भी हो रहा है। लगेज पैकिंग, वहाँ पे जाते हुए क्या क्या चीज़ पैक करनी चाहिए? या ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अ, आज ही एक सीनियर स्टूडेंट थे हमारे, पाकिस्तान में हैं, उनका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उनके बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस थे और वो बहुत कंफ्यूज थे। तो अगर बात करें लगेज पैकेजिंग की, तो लगेज पैकेजिंग के लिए सिंपली हमारे पास जो चाहिए होगा, मेन चीज़ें आप कह सकते हैं कि अ, कपड़े सबसे पहले आ जाते हैं। आप जिस सिटी में चाइना के आपका एडमिशन हुआ है आप वो देख लें एंड उसके मुताबिक उसका जो वेदर है। लेकिन अगर जनरल बात करूँ चाइना की, तो उसमें हर सिटी में अगर विंटर है वो थोड़ी आती है, इस तरह समर है तो वो भी एक्सट्रीम है। तो आप जनरल अपना जो ड्रेस है या जनरल जो आप पहनते हैं वो आप उसमें 2 4 5 ड्रेसेस रख सकते हैं, जो भी आप पहनते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं चाइना में, तो उसके बाद यहाँ से आप बाय कर सकते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस भी होता है। अगर विंटर है तो पाकिस्तान वाले विंटर वाले क्लॉथ्स जो हम वहाँ पहनते हैं वो यहाँ एज़ सच नहीं चल पाते, तो यहाँ से आप बाय कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो समर में तो कोई भी चल जाते हैं। तो बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं आपके लगेज के लिए, वो आपको चाहिए है कि थोड़े बहुत जब आप चाइना में आते हैं, तो जैसे पहले हमने बात की कि लैंग्वेज का डिफरेंस है। ऑफ कोर्स उस यूनिवर्सिटी में बहुत सी कम्युनिटी होती है हमारे कंट्री की, बट ऐसा नहीं है कि आप आएँगे तो उन्हीं के आसरे पे आप आएँगे और आपने जितना कुछ 1 महीना या 2 महीने रहना है तो उनके आसरे पे आप रहें, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत खाने-पीने के जो चीज़ें हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अ, दालें वग़ैरह जो आप पका सकें ईज़िली, कोई राइस थोड़े बहुत या कुछ भी ऐसा, ये तमाम चीज़ें यहाँ भी मिल जाती हैं। ये वो सिर्फ़ उस पर्पज़ के लिए है कि जब आप आ जाते हैं, फ़ौरन आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती और ज़ाहिर है कुछ ऐसे सिटीज़ भी हैं जिसमें ये चीज़ें मिलना इतना आसान नहीं भी होती। तो उस पर्पज़ को जो है आपको, ताकि परेशानी ना हो, तो आप ये खाने-पीने की चीज़ें, स्नैक्स वग़ैरह पाकिस्तान से जो ला सकते हैं, आपको पसंद है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ऑफ़ कोर्स आपके पास जो लैपटॉप वग़ैरह होगा वो तो आप ला सकते हैं। यहाँ यूज़ हो जाते हैं वो तमाम चीज़ें, मोबाइल्स भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये माइंड में ज़रूर रखें, चाइना आने से पहले आपको अपने मोबाइल्स में जो है और इवन लैपटॉप्स में भी, अगर आप वीपीएन बाय कर सकते हैं तो बाय कर लें, नहीं तो फ्री वीपीएन्स भी मिलते हैं, प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, तो वो आप लाजमी इंस्टॉल करके आएँ। अपना वीचैट अकाउंट पाकिस्तान से ही बना कर आएँ। ऑफ कोर्स जब आपका एडमिशन प्रोसेस हो रहा होता है, जब आप एडमिट हो जाते हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ऑलरेडी किसी ना किसी वीचैट ग्रुप में भी ऐड करती है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। और जावा डाउनलोड करके आए, इसमें आपको अली पे है और एक होता है यहाँ टैक्सी के लिए दीदी ऐप, तो वो अगर आप डाउनलोड कर लें और वो अच्छा है। और चाइनीज़ का एक मैप है, ए मैप,
अब तक तो वो चाइनीज़ में ही था, लेकिन अब उन्होंने एक इंग्लिश वर्ज़न भी उसका जो है वो निकाल लिया है, तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो आप डाउनलोड करके ले आएँ, ये 2-4 ऐप्स, ये यहाँ आते ही आपको काम आएँगी। इवन जब आप लैंड करते हैं चाइना में, तो उसके फ़ौरन बाद आपको एयरपोर्ट से आपकी यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए वो काम आ सकता है। एक मेन ऐप और है जो कि बायदू एप्लीकेशन है, वो ट्रांसलेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। वो जब आप आते हैं तो आप उस पे ट्रांसलेट करके कुछ भी चाइनीज़ से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने गाइडलाइन दी है, जो-जो चीज़ें पैक करनी है। और चाइना में फायरवॉल है और कोई भी वहाँ पे आपको सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चलती। अभी से डाउनलोड करें अपने जितने भी हैं वीपीएन, जो अच्छे वीपीएन चलते हैं, और अपना अकाउंट बनाएँ उस पे, वीचैट पे। चाइना में वीचैट बहुत चलता है, और वहाँ पे जितने भी दोस्त हैं उनको वीचैट के थ्रू आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैथुआन है, वो मैं लिखूँगा, मैथुआन भी अच्छी ऐप है, उसको भी इस्तेमाल करें। अलीबाबा अभी से करें, और भी मुझे काफ़ी ऐप्स भूल गई हैं जो हम चाइना में यूज़ करते होते थे। चाइना बहुत अच्छा टाइम या गुज़रा। यूरोप में आके मैं बहुत वो वाला टाइम, यूरोप में ये है कि शेंजन कंट्रीज़ हैं, घूमते फिरते हैं, मगर वो जो चाइना में हमें मज़ा आता था वो यहाँ पे अभी तक नहीं आया। वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी थी चाइना में। ऐसे ही है। यूरोप में नाइट लाइफ ज़ीरो है, और और बस इनकी चमड़ी चिट्टी है, स्किन चिट्टी है, और चाइनीज़ की येलो स्किन थी। स्किन के अलावा, चमड़ी के अलावा हमें और कुछ नहीं यहाँ पे मिला। ऐसे ही है। और ये हमारे लोग जो हैं व्हाइट स्किन से काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही है। अगर अब ले लेते हैं कमेंट्स। सबसे पहले इरफान ने कहा है, हुँ। ग्रेट, शुक्रिया इरफान आपका। आमिर सोहेल ने हमें सलाम की है, वालेकुम सलाम आमिर। अब्दुल्ला भट्टी का हमने सवाल जो था उसका आंसर कर दिया है। और फिर ये कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर चाइना स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम चाइना को पंक्चर सेंटर एंड क्लिनिकल लैब। या पाँच इसका 5,000 अ, 5,000 था ना चाइना को पंक्चर का? या एग्ज़ैक्ट मुझे भूल गए यस, अब। नहीं, तीन आई हजार थिंक था। तीन मुझे हजार मुझे मुझे भी पांच भूल हजार आई चुका थिंक। हुआ है, लेकिन है ये चीज़। हाँ, आई थिंक 5,000 अर्जेंट के लिए था और 3,000 नॉर्मल, वो 3-4 दिनों में आपको देते हैं वो। या अच्छा, ये तो वो हाँ, ईज़ी है। अरसलान हमें सलाम कर रहे हैं सिटी ऑफ सेंट से, वालेकुम सलाम। उमेर राज कह रहे हैं, ब्रो बैचलर स्कॉलरशिप का कर रहा है कंसल्टेंट, तो क्या ये रियल है या स्कैम है? और प्री मेडिकल स्टूडेंट चाइना में आए एआई चूज कर सकते हैं बैचलर्स में? यस, तो यस, बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप अगर कंसल्टेंट के थ्रू होती है, ये होती है, ज़रूर होती है, स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अ, हमने बेसिकली इस पे कोई रिसर्च की नहीं हुई एज सच, लेकिन है ये मोस्टली जो है बैचलर के लिए, एमबीबीएस के लिए ही स्टूडेंट्स आते हैं एज सच, और किसी मेजर्स में हमें आज तक मिले नहीं चाइना में ना बैचलर के लिए। तो स्कैम तो नहीं, ये डिपेंड करता है, अगर आप कंसल्टेंट या वो जो कंसल्टेंसी है उसको आप खुद वेरीफाई करें, जिससे भी आपका कांटेक्ट है, वो आप खुद उसको वेरीफाई करें, उनका डाटा देखें, डाटाबेस में जाएँ। और जहाँ तक प्री मेडिकल वाले, यहाँ ज़रूरी नहीं है, वो पाकिस्तान में हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल प्री मेडिकल है, तो वो जस्ट मेडिकल में ही जा सकता है, उसके लिए बाकी तमाम फ़ील्ड्स बंद हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। चाइना में आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड है और लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स शर्त है कि आपका उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आपका जो कह सकते हैं कि आप कितना चाहते हैं वो उसमें एक्सेल करना या उस फील्ड में जाना, तो आपने कन्विंस खुद करना है अपने बैकग्राउंड नॉलेज से या एक्सपीरियंस से।
तो ये कोई भी फील्ड में आप जा सकते हैं। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज जो टॉट होते हैं उनमें मिलते हैं, इंग्लिश में कोई स्कॉलरशिप बैचलर्स में नहीं होता। हमारे साथ स्टूडेंट्स थे और वो जो एमबीबीएस है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में कर रहे थे और काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। तो आई थिंक वो पाकिस्तान में जाके फिर एग्ज़ाम वगैरह भी देते हैं, तो ये अभी से देखें और बहुत ज़्यादा सर्च आउट करें। इरफान कह रहे हैं चाइना क्या-क्या चीज़ें लेके जाएँ? इरफान वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अदील कह रहे हैं सर मास्टर्स इन रेडियोलॉजी के लिए कोई कंट्री बता दें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता हो। बताएं अहमद भाई। यार इरास्मुस में रेडियोलॉजी के हैं, आप इरास्मुस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रेडियोलॉजी लिखें उनके कीवर्ड्स में, तो ये एग्जैक्टली क्योंकि मैं भी जब अप्लाई कर रहा था 2017 में तो रेडियोलॉजी के हैं इनके, मगर ये कंपेटिटिव होते हैं क्योंकि हर कंट्री की अपनी ज़ुबान है, तो वो कम्पिटेंसी मांगते हैं कि उनकी लोकल लैंग्वेज में कम्पिटेंसी हो, बट इंग्लिश में भी वो ऑफर करते हैं कोर्सेज। चाइना में रेडियोलॉजी में मेरे दोस्त थे जो एमबीबीएस कर पाकिस्तान से किया था और वो मास्टर्स इन रेडियोलॉजी कर रहे थे, पीएचडी रेडियोलॉजी में भी कर रहे थे। तो अब ये साथ बता सकते हैं इन्होंने भी देखा है लड़का रेडियोलॉजी में कि नहीं। या इधर वही अगेन जब बैचलर में आते हैं ना तो स्टूडेंट ज़ाहिर है वो मेजर फील्ड है, बेसिक फील्ड है मेडिकल की। उसके बाद मास्टर में वाकई ही हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मेडिकल ऐसी फील्ड्स जो हैं वो प्रॉपर वो चाहे यूनिवर्सिटी मेडिकल नहीं है लेकिन उनमें ये फील्ड्स हैं। रेडियोलॉजी है या इनसे रिलेटेड मेडिकल से फील्ड जितने भी मेजर्स हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। तो वो सर्च आउट करना पड़ेगा कि किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल जो सब्जेक्ट्स हैं ये हो रहे हैं, ऑफ़र हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं साथ। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और आपने सारा डिटेल से बताया चाइना का। तो मैं इसको समराइज़ करूँगा हमारे सेशन को कि चाइना जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, कोई माने या ना माने, उसकी प्रोडक्ट्स, एजुकेशन पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और अब वो 10 इयर्स का कार्ड भी देते हैं और अब वो ग्रीन कार्ड भी देना शुरू हो गए हैं। तो यही चीज़ें हमारे कंट्री में लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप अप्लाई करें, वहाँ पे जाएँ, डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करें, वीज़ा प्रोसेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप पोस्ट-आइड करवाएँ, जो साद ने प्रोसीजर बताया है, बैंक स्टेटमेंट का, लगेज का हमने सारा डिस्कस किया। तो लगेज में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ट्रेडिशनल ड्रेस लाज़मी लेके जाएँ अपने कंट्री के, वहाँ पे वो होते हैं जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, जुमे की नमाज़, ईद की नमाज़, तो आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो पहन के जा सकते हैं। हाँ, अपने मसाले लाज़मी लेके जाएँ, इवन दो मिलते हैं बट जो पाकिस्तान के मसालों का ज़ायका है वो अभी तक मैं यूरोप से भी खरीदता हूँ यहाँ से, तो इंडियन शॉप से जो चीज़ खरीदते हैं उसी का टेस्ट आता है हमें, यहाँ पाकिस्तान की शॉप से, जो यूरोप की शॉप से, यूरोपियंस की शॉप पे वो टेस्ट नहीं है। तो मसाले लेके जाएँ, सारे जितने भी बिरयानी मसाले, वो नेशनल के और शान मसाला जितने भी हैं वो लेके जाएँ। कम से कम या पैंट शर्ट्स लेके जाएँ क्योंकि यो चाइना की सर्दी जो है हमारे तो बहुत सर्दी पड़ती थी, तो पाकिस्तान के तमाम पैंट शर्ट्स उधर फ्लॉप हो जाएँगी। वहाँ पे जाके ड्रेस वगैरह खरीदें, 2-3 शर्ट्स ले जाएँ पहले 2 हफ्तों के लिए या 1 महीने के लिए, जब आपका स्कॉलरशिप आ जाए वहाँ से जैकेट्स खरीदें, वहाँ से शूज़ खरीदें, उनके शूज़ डिफरेंट होते हैं पाकिस्तान से क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, सर्दी भी होती है, जैकेट्स डिफरेंट हैं उधर, तो हर चीज़ उधर से जाके खरीदें, कोई इतना ज़्यादा लगेज ना लेके जाएँ। जब मैं गया था तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ मेरे पास चीज़ें थीं खाने-पीने की, उनमें खजूरें थीं और कुछ बादाम थे और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स थे, मेवा-जात थे और बहुत से कम मेकअप ड्रेस लेके गया था, 3-4 शर्ट्स थीं, 2 पैंट्स थीं और 1 जो शूज़ पहन के गया था। तो उधर से जाके जब मेरा स्कॉलरशिप आया था तो मैंने लिए थे और जब मैं यूरोप में आया था तो मेरी भी यही चीज़ थी, मैं बहुत कम चीज़ें लेके सफ़र करता हूँ। तो अपने सफ़र को एन्जॉय करें, ये ना हो कि आप सिर्फ़ वो लगेज को घसीटते रहें और
साथ देखा है ये चाइनीज कितने कम लगेज के साथ सफर कर रहे होते हैं, छोटा सा बैग होता है और एंजॉय कर रहे होते हैं, और हमारे ऐसे ही लोग बैग घसीट घसीट के पागल हुए होते हैं। है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ तो बहुत जो है ना, कह सकते हैं मिनिमलिस्ट जो हैं चाइनीज, वो हैं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट जो है वो पैकिंग होती है, स्मार्ट स्मार्ट चीज़ें जो इनकी नेसेसिटीज़ की हैं, तो वही बस ये रखते हैं। मैक्सिमम एक छोटा सा हैंड कैरी हो जाएगा लॉन्ग ट्रैवल के लिए, तो वो उसमें ही। बिल्कुल, तो अब अपने साथ जितना कम लगेज लेके जाएँगे, उतनी ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन करेंगे चीज़ों की, वहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट की, हर चीज़ की। तो ये प्रैक्टिस ख़त्म करें कि बड़े-बड़े बैग लेके, हाँ, अगर आपके साथ आपकी वाइफ़ है या फैमिली है, तो फिर एक अलग चीज़ होती है। फीमेल्स को काफ़ी शौक होता है, वो बैग भर-भर के लेके जाती हैं, और हमने तो हर फ्लाइट में कोई ना कोई पाकिस्तानी लड़की मिलती थी हमें, और हम उसके बैगों को सारे दोस्त घसीट रहे होते थे। जब हम बाय रोड गए तब भी घसीट रहे थे, 2-3 दोस्त थे हमारे साथ। तो यूरोप में भी जब आ रहे होते हैं, तब भी इतना ज़्यादा ये सामान लेके आती हैं लड़कियाँ, तो उनकी हेल्प आउट हमें करनी पड़ती है। तो साथ अभी तक ऐसा हुआ एक्सपीरियंस? ऐसे ही है। नहीं, बैग को कैरी करने का तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट नहीं, मतलब कि टाइम जब मैं आया था, पाकिस्तानी कोई मिली हो, इतना ज़्यादा सामान लेके? या ऑफ कोर्स, इवन अभी भी जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं, मैं देखता हूँ कुछ को हमें पता चला है कि स्पेशली जो टिकट्स बुक करवाते हैं वो स्टूडेंट पैकेज करवाते हैं, और उसमें डबल लगेज मिलता है, यानी लगेज बैग 2 होते हैं, एंड उसके बाद एक हैंड कैरी होता है, उसके बाद बैक पैक होता है। मैं तो सोच के ही हैरान होता हूँ कि ये करेंगे क्या इतना और सँभालेंगे कैसे? यार मैं सो ही ना सकूं अगर दो बैकपैक, फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो हमने ऐसे ही है। देखा है ना, जो लड़के फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, वो उनकी हालत इतनी गैर हुई होती है। एक एक मेरे साथ बैठा हुआ था, कहता यार बस दुआ करो डेस्टिनेशन आ जाए, मैं ये बैग घसीट घसीट के थक गया हूँ। ऐसे ही होता है, बहुत बंदा थक जाता है, बुरा हाँ। हाल होता है। हाँ, तो साथ बहुत शुक्रिया। आप वहाँ पे चाइना में काफ़ी टाइम हो गया है, रेस्ट करें, आपने हमें टाइम दिया। और जितने भी सुन रहे हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए, अब्दुल्ला हमारी कॉल पे आए, तो सबका बहुत शुक्रिया। सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई बैठक में मिलेंगे। ओके अब्दुल्ला, सादुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।